हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो पिछली कुछ क्लासों में आपने सैटेलाइट के बारे में पढ़ा, लॉन्च व्हीकल्स को लेकर पढ़ा। आज की क्लास में हम अपने देश के बारे में बात करेंगे कि हमारे देश में ये स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत कैसे हुई। कैसे जब हम आज़ाद हुए उसके बाद क्या हमारे सामने चीज़ें आई जिससे कि हमें लगा कि हमें स्पेस प्रोग्राम जो है अपना शुरू करना चाहिए। तो उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे और इससे जुड़ी हुई जो भी कहानी है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, और साथ में जो फैक्ट आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है उन्हें आपको याद रखना है और उन्हें पढ़ते रहना है रेगुलर बेसिस पे। अगर इंडियन स्पेस प्रोग्राम को जो अगर क्रेडिट जाता है तो वो दो व्यक्ति हैं सबसे पहले जो जिन्होंने इस प्रोग्राम को लीड किया। यानी अगर हम पूरे इतिहास से उठा के देखेंगे, बिल्कुल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव यानी इतिहास के पहलू से और वर्तमान में क्या है उन सब को लेकर हम जो है इंडियन स्पेस प्रोग्राम की में बात करेंगे। यानी अंतरिक्ष का जो अनुसंधान है, भारत का अनुसंधान को लेकर, कार्यक्रम को लेकर किस तरीके से हमें ज़रूरत महसूस हुई, क्या फिर हमारे पास चैलेंजेस थे कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम को लेकर, तो वो सारी बातें आज हम करेंगे। राइट। तो अब देखिए, इन इंडिया स्पेस रिसर्च, तो मैं दो व्यक्तियों की बात कर रहा था जिनको पूरा क्रेडिट जाता है, जिनकी वजह से आज हमारे पास इसरो है। इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है अगर जो स्पेस अंतरिक्ष को लेकर भारत में कार्यरत करता है। तो विक्रम साराभाई, सबसे पहले डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये हमारे फाउंडेशन, इन्होंने सबसे पहले संस्थापक कहेंगे इंडियन स्पेस प्रोग्राम की। और उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो विक्रम साराभाई की जो लीडरशिप थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो समर्थन था, उन्होंने जो है फाउंडेशन रखी, नींव रखी भारत के स्पेस प्रोग्राम की, यानी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की। इन इंडिया स्पेस रिसर्च एक्टिविटीज वर इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 1960s। तो 1960 के दशक के दौरान जो अंतरिक्ष अनुसंधान अनुसंधान गतिविधियां थी वो बढ़ने लगी थी, और वो देखने जो है हमें देखने को मिलती हैं। Under the leadership of Dr. Vikram Sarabhai, the founding father of Indian Space Program। तो किसके? डॉक्टर विक्रम साराभाई, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक पिता के नेतृत्व में शुरू की गई थी। यानी जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फाउंडिंग फादर हैं, जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने संस्थापक रखा, जिन्होंने नींव रखा इंडियन स्पेस प्रोग्राम की, वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो हुआ ये था कि डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है इंग्लैंड में पढ़ाई करते थे, तो उनका जो है काफ़ी ज़्यादा जो है रुझान था, इंटरेस्ट था स्पेस को लेकर और स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर। तो उस समय जो रॉकेट है या रॉकेट से जुड़ी हुई बातें हैं, इन सब को लेकर उन्होंने कैम्ब्रिज था शायद वो विश्वविद्यालय, अगर मैं सही हूँ तो, वहाँ पर इन सब को लेकर उन्होंने उन्होंने जो है पढ़ा आज़ादी के दौरान, जब वो लाइक अर्ली जब बात करें तो जब वो लगभग 1947-50 के दौरान, जब भारत आज़ाद हुआ, तो उसके बाद हमारे जो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उनके सामने विक्रम साराभाई ने जो है बात किया कि हमें जो है हमारे देश का भी खुद का जो है स्पेस प्रोग्राम होना चाहिए। तो उस वक्त की ज़रूरतों को देखकर हम जो है आर्थिक तौर पे इतने सक्षम नहीं थे कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम को जो है फंड कर पाए या जो है उसमें ज़्यादा पैसा जो है निवेश कर पाए। तो बहुत सारे चैलेंजेस आए, उन सारे चैलेंजेस को पार कर कर जो है विक्रम साराभाई ने जो है इसको फाउंडेशन को रखा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप डॉक्यूमेंट्री भी देख सकते हैं और इसके साथ-साथ विकिपीडिया पे जाके हमारे इंडियन स्पेस प्रोग्राम के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आपको जानना है कि ये पूरा किस तरीके से शुरुआत हुई, क्या-क्या चैलेंजेस थे। और उसके साथ-साथ एक वेब सीरीज़ है रॉकेट बॉयज़, उसमें डॉक्टर विक्रम साराभाई को लेकर जो है काफ़ी सारी बातें आपको पता चलेंगी। और होमजी भाभा जो थे, जो फाउंडर थे हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, एटॉमिक जो कमीशन को लेकर, उनके बारे में भी आपको वहाँ से जानकारी मिलेगी। आगे बढ़ते, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर रिसर्च स्पेस रिसर्च यानी इनकॉस्पार, यानी भारतीय राष्ट्रीय समिति अंतरिक्ष अनुसंधान को
1962 में डॉक्टर साराभाई और डॉक्टर रामानंदन के नेतृत्व में शुरू किया गया था। तो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनकॉस्पार कब शुरू हुई थी? इनकॉस्पार जो है 1962 में शुरू हुई थी, 1962 में शुरू हुई थी। किसकी लीडरशिप में? डॉक्टर साराभाई और डॉक्टर रामानंदन की लीडरशिप में। इनस्कोपार set up the Thumba Equatorial Rocket Launching Station in Thiruvananthapuram for upper atmospheric research। तो इनस्को जो हमारा इनकोस्पार था उसने ऊपरी वायुमंडल अनुसंधान के लिए तिरुवनंतपुरम में थुम्बा, तो थुम्बा जो है लॉन्चिंग स्टेशन वहां बनाया गया, थुम्बा में लॉन्चिंग स्टेशन बनाया गया। और वो थुम्बा का है तिरुवनंतपुरम और केरला में, है ना, फॉर अपर यानी ऊपरी वायुमंडल अनुसंधान के लिए। ठीक है, जिसको हमने नाम दिया थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन टर्ल्स। Thumba was selected because of geomagnetic इक्वेटर ऑफ द अर्थ पासेस ओवर थुम्बा। तो थुम्बा को ही क्यों चयन किया गया? देखो, हमारे अर्थ की एक दो लाइनें होती है, एक तो होती है हमारी इक्वेटर, नॉर्मली जो हमारे अर्थ को दो जो है अर्ध गोलार्ध में बांटती है, जो हमारा नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर जिसे कहते हैं। एक होता है हमारा जियो मैग्नेटिक इक्वेटर। तो आपने देखा होगा हमारे अर्थ पे पोल होते हैं, पोल्स मतलब पोल होते हैं, ध्रुव होते हैं। तो ये इक्वेटर का ध्रुव इस तरीके से, एक कनाडा के पास है, एक ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो इस तरीके से वो इक्वेटर पास हो रही है, और भारत का जो तिरुवनंतपुरम है उसके थुम्बा रीजन से ये इक्वेटर पास हो रही है। तो इस वजह से उन्होंने थुम्बा को जो है चुना, क्योंकि वहां से जो है पृथ्वी की जो है जो पृथ्वी की भौतिक ध्रुव थुम्बा के ऊपर से गुजरता है। ऑन नवंबर 21 बात करें 21 नवंबर 1963 की, राइट राइट। तो ऑन नवंबर 21 1963 द फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम टर्ल्स। तो 21 नवंबर 1963 में पहला साउंडिंग रॉकेट टर्ल्स से यानी थुम्बा इक्वेटोरियल रिसर्च लॉन्चिंग स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया था। द फर्स्ट रॉकेट अ नाइक अपाचे वाज प्रोक्योर्ड फ्रॉम द यूएस। तो जो पहला रॉकेट था वो नाइकी अपाचे अमेरिका से प्राप्त किया गया था। इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस साउंडिंग रॉकेट RH-75 वाज लॉन्च्ड ऑन नवंबर 20 1967। तो पहला रॉकेट हमने नाइकी अपाचे कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। ठीक, उसके 4 साल बाद 21 नवंबर को हमने पहला रॉकेट लिया, जो है लॉन्च करा, जो कि हमने अमेरिका से प्राप्त करा। ठीक उसके 4 साल बाद 20 नवंबर 1966 में 1967 में हमने खुद का रॉकेट बनाया, स्वदेशी जो है साउंडिंग रॉकेट बनाया, जिसका नाम था RH-75, और उसको लॉन्च किया। अ साउंडिंग रॉकेट इज अ रॉकेट विच इंटेंडेड फॉर असिस्टिंग द फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ द अपर एटमॉस्फेयर। अब ये साउंडिंग रॉकेट क्या होता है? साउंडिंग रॉकेट वह रॉकेट होता है जो ऊपरी वायुमंडल के भौतिक पैरामीटर के मूल्यांकन करने के लिए इरादा रखता है। ठीक है, तो 1960 में पता चला कि जो है हमारा इंडियन स्पेस प्रोग्राम की जो है फाउंडेशन रखी। 1962 में इनकॉस्पार बना, 1962 में इनस्कॉरपार बना, और इनकॉस्पार ने थुम्बा को जो है अपना लॉन्चिंग स्टेशन चुना। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है थुम्बा जगह जो तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, इन 1969 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो आप इसरो है आज की इसरो का जो फाउंडेशन था वो 1969 में, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को भारत सरकार द्वारा प्रवरित इनस्कोपार को बदलकर स्थापित किया गया। तो जो अर्स्टवाइल था, जो इनकॉस्पार यानी इंडियन हमारा जो रखा गया था, इनकॉस्पार था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर रिसर्च स्पेस रिसर्च का नाम बदलकर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो जो है इनकॉस्पार से इसरो उसका नाम रख दिया गया 1969 में। आगे बढ़ते हैं। अब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड द स्पेस कमीशन। अब क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है अंतरिक्ष आयोग का गठन किया जून 1972 में,
और में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की और सितंबर 1972 में इसरो को डीओएस के अधीन लाया। यानी सबसे पहले इंडिया ने क्या करा, इंडियन जो है कॉन्स्टिट्यूटेड सबसे पहले स्पेस कमीशन हम लेके आए। स्पेस कमीशन के अंदर हमने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया 19 जून 1972 में। अब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर हमने इसरो को रखा सितंबर 1972 में। जो इसरो है अब वो किसके अंदर चलेगी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर, राइट। During 1975-1976 satellite instructional television experiment site was जो है conducted। तो 1975 से 1976 के दौरान सैटेलाइट शिक्षात्मक टेलीविजन प्रयोग यानी साइट किया गया। It transmitted development oriented programs using American technology satellite ATS-6 and benefited people of 2400 villages of 6 state। देखो मैं आपको बताता हूँ, जब ये सब चल रहा था तो उसमें जो है हमारे सामने चैलेंजेस आए थे कि क्यों हमें स्पेस प्रोग्राम की ज़रूरत है, क्यों हमें चाहिए। तो उस समय क्या हुआ कि जब 1960 आया, फिर 1962 में हमारे साथ चीन का युद्ध हुआ, फिर 1965 में जो है फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया। तो देखा गया कि हमें हमारे जो बॉर्डर हैं उस पे हमें निगरानी चाहिए। और निगरानी अभी हमने क्लास 2 में देखा था कि सैटेलाइट किस तरीके से मदद करती है निगरानी रखने में। और उसके साथ साथ हम कृषि प्रधान जो है देश है, तो उस समय की बता रहा हूँ मैं। तो रखा गया विचार में कि किसी ना किसी तरीके से हमारे पास पता हो कि हम किस तरीके से अपनी कृषि को और ज़्यादा, उस समय हम ज़्यादा उत्पादन नहीं करते थे, हम बल्कि दूसरे देशों से आयात करते थे चीज़ों का। तो फिर क्योंकि उसके बाद हमारे पास ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, हरित क्रांति आई थी, उसके बाद देखा गया कि फिर बहुत ज़्यादा हम जो है उत्पादन जो है करने लगे। तो बहुत सारी चीज़ों को बताया गया, विक्रम साराभाई के द्वारा रखा गया, पूरा प्रपोजल रखा गया, बताया गया किस तरीके से जो स्पेस प्रोग्राम है हमारी मदद कर सकता है इन सारी चीज़ों से जो है लड़ने में और इन सबको सक्षम बनाने में। तो इन सब चीज़ों को आधार रखा गया, इन सबको बेस रखा गया, तब जो है इंडियन स्पेस का जो है प्रोग्राम को लाया गया। तो जो सबसे पहले टेलीविजन एक्सपेरिमेंट हुआ साइट सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, वो 1975 से 1976 में रखा गया। और वह टेलीविजन में 2400 गांव जो थे 6 राज्यों के अंदर, उनके अंदर वहां पर प्रोग्राम चलाया गया। और प्रोग्राम के अंदर कृषि को लेकर बातें बताई गई कि कृषि को लेकर किस तरीके से चीज़ों को हमें देखना चाहिए। इंडियाज फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट आर्यभट्टा इज कम्प्लीटली डिजाइंड एंड फैब्रिकेटेड इंडिया। अच्छा, ये स्पेस क्राफ्ट नहीं है, तो इसको थोड़ा सा जो है यहाँ पर ऐड करिए, ये गलत है, ये सैटेलाइट है। सैटेलाइट, तो ये उपग्रह है, ठीक है, ये स्पेस क्राफ्ट नहीं है। तो भारत का जो पहला उपग्रह था उसका नाम रखा गया आर्यभट्ट, और वो पूरी तरह भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया था। लेकिन उस वक्त हमारे पास, हमने उपग्रह तो बना लिया, लेकिन उपग्रह को छोड़ने के लिए, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको जो है सैटेलाइट पढ़ा रहा था, सैटेलाइट बनाने में ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ने में टेक्नोलॉजी लगती है, यानी रॉकेट में टेक्नोलॉजी लगती है। तो फैब्रिकेटेड इन इंडिया, तो सबसे पहले आर्यभट्टा हमने बनाया। वॉज लॉन्च्ड बाय अ सोवियत कोस्मोस 3M रॉकेट फ्रॉम कप्स्तिन यार इन 1975। तो अब हमने रशिया, रशिया नहीं, उस टाइम यूएसएसआर होता था, यूनियन सोवियत जो है हमारा होता था उस वक्त। तो यूनियन सोवियत की मदद से हमने 1975 में उसका एक जो है रॉकेट था सोवियत कोस्मोस 3M रॉकेट द्वारा कुपुस्तिन यार से प्रक्षेपित किया गया 1975 में। तो पहली सैटेलाइट भारत के द्वारा कब छोड़ी गई थी, भारत की पहली सैटेलाइट कब छोड़ी गई थी, आर्यभट्टा 1975 में। इंडिया डेवलप्ड इट्स, नॉट हर, इसको सही करेंगे आप, इट्स फर्स्ट लॉन्च व्हीकल। तो भारत का जो पहला लॉन्च व्हीकल था, इंडिया डेवलप्ड इट्स फर्स्ट लॉन्च व्हीकल SLV-3 which had its successfully placed रोहिणी सैटेलाइट इन ऑर्बिट 1980। तो ठीक 1975 में हमने पहली सैटेलाइट सोवियत की मदद से अंतरिक्ष में रखवाई थी। ठीक उसके हमने 5 साल बाद 1980 में अपना खुद का रॉकेट SLV-3 राइट स्पेस जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3
जो है रोहिणी, जिस जो है रोहिणी नाम की सैटेलाइट, उसकी मदद से हमने ऑर्बिट में रखी। तो 1980 के दशक के प्रायोगिक चरण के दौरान भास्कर एक, है ना, और मिशन दो, रुक जा एक मिनट, तो इसका जो है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये इसका जो है अनुवाद नहीं किया है, तो वो मैं आपको मदद कर देता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहला जो हमारा सैटेलाइट था, राइट, इंडिया डेवलप्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV-3 which had it successfully placed in Rohini in orbit in 1980। तो पहला हमने जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, जो उपग्रह जो लॉन्च व्हीकल था, वो हमने 1980 में बनाया और रोहिणी सैटेलाइट को छोड़ा। The first experimental launch of SLV-3 with Rohini on board 1979 had failed to place the satellite in orbit। तो जो हमने 1979 में पहला जो एक्सपेरिमेंट किया, ये सक्सेसफुल था, 1980 में सक्सेसफुल थे, यानी हम कामयाब हो गए थे। लेकिन उससे पहले की मैं बात करूं, तो 1900 जो 1979 था, उसमें हम फेल कर गए थे, उसके बाद हम जो है इसमें सक्सेस आ गया। During the experimental phase of 1980s, Bhaskar 1 and 2 mission were pioneering steps in the remote sensing area, whereas Ariane passenger payload experiment, Apple became the forerunner for future communication satellite system। तो 1980 के दशक में प्रायोगिक चरण जब चल रहा था, एक्सपेरिमेंटल फेज चल रहा था, तो भास्कर एक और भास्कर दो मिशन दूर संवेदन क्षेत्र में अग्रणी कदम थे, जबकि एरियन यात्री भार प्रयोग यानी एप्पल एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट जो था, वो भविष्य के संचार उपग्रह प्रणाली के अग्रणी बने। आगे बात करें तो अप्रैल 1984 में पहला भारतीय सोवियत मानव अंतरिक्ष मिशन परिक्षेपित किया गया। तो मैंने आपको बताया था शुरुआती लेक्चरों में कि राकेश शर्मा के बारे में जिक्र करा था। राकेश शर्मा इंडियन एयरफोर्स में थे और उस टाइम वह स्क्वाड्रन लीडर थे जब उनको चुना गया। किसके लिए? भारतीय सोवियत मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए। तो उनको 1984 अप्रैल में जो है चुना गया और भेजा गया। तो राकेश शर्मा पहले भारतीय नागरिक बने जो अंतरिक्ष में गए। वह सोवियत रॉकेट सोयूज T-11 बोर्ड पर उड़े, एक 3 सदस्यीय सोवियत भारतीय क्रू के हिस्से के रूप में थे। तो उसके उनके साथ 2 रशिया के थे, यानी यूएसएसआर के थे, उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, और एक भारतीय थे। तो कौन सा रॉकेट था? सोयूज T-11। अप्रैल 1984 में वो गए, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, राइट। इन अप्रैल अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन अप्रैल 1984 द फर्स्ट इंडो सोवियत, राइट, इंडो सोवियत जो है हमारा मिशन वाज लॉन्च्ड। राकेश शर्मा उसके पहले बने। सोवियत रॉकेट सोयूज T-11 था जो हमने पहुंचा गया। During the operational phase of 1990s, India developed major infrastructure under the two broad classes। तो जब 1900 दशक का जो है संचलन चरण के दौरान भारत ने 2 व्यापक वर्गों के तहत प्रमुख अंतरिक्ष आधारित संरचना विकसित करी। अब बात आ रही है आईसेट और IRSS की। तो ये जो हमने बताया था ना, इनसेट और IRSS क्या था? इनसेट जो था वो हमारा कम्युनिकेशन था, और IRSS था वो हमारा मॉनिटरिंग यानी रिमोट सेंसिंग था। यानी इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड मेट्रोलॉजी, ये एक बनाया गया, यानी भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली संचार प्रसारण और मौसम विज्ञान के लिए। दूसरा जो बनाया गया वो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट। अब जरा देख रहे हो आप, 1960 में हुआ, 1990 आ गया, तो लगभग 30 सालों में अब इसरो ने जो है एक अलग जो है अब अपना जो फील्ड है उसके अंदर और ज्यादा डिटेल में कार्यरत करने लगा। तो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेट संचार प्रसारण और मौसम विज्ञान के लिए रखा गया। ये 2 हिस्सों में बांट दिया गया ऑपरेशनल फेज को। दूसरा जो था भारतीय दूर संवेदन उपग्रह, यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रणाली प्राकृतिक संसाधनों की मॉनिटरिंग और प्रबंधन और आपदा प्रबंधन सहायता के लिए। तो 2 डिपार्टमेंट, एक एक कहें तो 2 अलग अलग डिवीजन कर दिए, 2 डिपार्टमेंट कर दिए। तो इससे क्या हुआ कि ये जो है कार्यरत करता रहा।
ठीक है। तो दो चीज़ों में बांट दिया गया, तो एक आईआरएसएस में और एक इनसेट में। कब? 1990s में। याद रखना जो फर्स्ट जो इंडियन थे वो राकेश शर्मा थे। 19 अप्रैल 1984 में गए थे रशिया की यूएसएसआर की मदद से सोवियत रॉकेट जो था सोयूज T-11 में बैठकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The development and operationalization of Polar Satellite Launch Vehicle यानी PSLV और Geosynchronous Satellite Launch Vehicle यानी GSLV were significant achievements during that period। तो उस समय 1990 और उसके बाद के दशकों में ध्रुवीय उपग्रह परीक्षण वाहन यानी PSLV और भूस्तर उपग्रह परीक्षण वाहन यानी GSLV का विकास और कार्यान्वयन उस समय बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां थीं, है ना। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था जो छोटी दूरी के लिए था, और जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था वो बहुत अधिक दूरी के सैटेलाइटों को भेजने के लिए था। इंडिया सक्सेसफुली सेंट इट्स चंद्रयान 1 a spacecraft to the moon in November 2008 explore the lunar surface। तो नवंबर भारत में नवंबर 2008, तो नवंबर 2008 और 2008 एक बहुत बड़ा जो था वर्ष था भारत के लिए, क्योंकि भारत ने चंद्रयान 1 को अंतरिक्ष यान जो है चंद्रमान पे भेजा ताकि चंद्रमा की सतह पर हम अन्वेषण कर सके। तो आपको होमवर्क में मैं आपको दो चीजें बता रहा हूँ। चंद्रयान 2 कब भेजा गया, ये आपको जल्दी से लिखना है। और चंद्रयान 2 जो भेजा गया उसमें जो रोवर था, जो लैंडर था, उनका नाम क्या था। सेम चंद्रयान 3 के बारे में आपको बताना है, कब भेजा गया। और एमओएम मार्स ऑर्बिट मिशन कब हमने किया, कब भेजा, क्या क्या चीज़ें थी इसमें, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी रखनी है और आपको बताना है कि कब ये सब हुआ। आगे बढ़ते हैं। इन सितंबर 2014, तो अभी हमने बता दिया, इंडिया सक्सेसफुली पेस्ड अनमैन्ड का मतलब होता है जिसके अंदर कोई मनुष्य नहीं होता, सिर्फ मशीन्स गई। अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट इन ऑर्बिट अराउंड प्लेनेट मार्स। तो सितंबर 2014 में भारत ने सफलतापूर्वक एक अमनुष्य अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह के चारों ओर कक्ष में स्थापित किया। इन जुलाई 2019 इंडिया लॉन्च्ड चंद्रयान 2। तो यहाँ पर ये मैंने दोनों जानकारी दे दी है, अब चंद्रयान 3 के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो 2014 में हमने मास ऑर्बिट मिशन किया, सितंबर 2014, तो इसको हमने मास ऑर्बिट मिशन किया। और वहीं जुलाई 2019 की बात करें तो 2019 में हमने चंद्रयान 2 किया, सेकंड लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन चंद्रयान 1 के बाद। और चंद्रयान 1 हमने करा था 2008 में, ठीक उसके 11 साल बाद हमने करा चंद्रयान 2। बट आपको पता होगा अनफॉर्चुनेटली इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, जो इसका लैंडर और जो रोवर था उसमें खराबी आ गई थी। इट कंप्राइज्ड एन ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। अब आपको इसका नाम बताना है कि इसके ऑर्बिटर का नाम क्या था, लैंडर का नाम क्या था और रोवर का नाम क्या था, टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड साउथ पोल ऑफ द मून। तो हम क्या था यहाँ पर, हम मून के ना साउथ पोल की तरफ जा रहे थे। जो मून का जो साउथ पोल है वो थोड़ा अंधेरा रहता है, और मून के साउथ पोल को हमने एक्सप्लोर नहीं किया था। तो उस टाइम प्लानिंग ये थी कि हम जो है मून के साउथ पोल को जो साउथ पोल है उसको एक्सप्लोर करेंगे, उनको लेकर बातें करेंगे, और हम वहाँ से जो है पता करेंगे कि कैसी जो जानकारी है हमें वहाँ से प्राप्त हो रही है, राइट। तो हमने यहाँ पर जो है मून के साउथ जो है पोल को लेकर हम बात कर रहे थे, राइट। अब बात करते हैं आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव थे, अचीवमेंट थी, किस तरीके से इंडियन स्पेस प्रोग्राम हुआ, फिर इंडियन इनकोस्पार बना, ठीक है। फिर उसके बाद कैसे हमारे पास रॉकेट्स आए, कैसे कैसे किन किन चीज़ों पे हमने काम किया। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको अब क्लियर हुई, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब इसरो के बारे में समझते हैं। इसरो क्या कर रही है, किस तरीके से कार्यरत करती है, तो और क्या-क्या चीज़ें हैं जो इसमें हमें ध्यान रखनी है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो क्या है।
The prime objective of ISRO is to develop an indigenous space technology and its application to various national needs. तो इसरो का जो प्राइम या प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसरो का प्रमुख उद्देश्य स्वदेशी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करना और इसके विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए उपयोग करना है। तो सबसे पहली बात, तो हम इसमें क्या करेंगे? तो हम खुद से स्वदेशी, हम अपनी सेल्फ टेक्नोलॉजी, सेल्फ रिलायंट बनेंगे, खुद की टेक्नोलॉजी करेंगे अंतरिक्ष को लेकर, और खुद का जो है स्पेस को लेकर जो टेक्नोलॉजी है उसको जो है डेवलप करेंगे, उसका विकास करेंगे, और उस टेक्नोलॉजी से जो हमारे देश की जो राष्ट्र की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करेंगे, उनका उपयोग कर कर। इसरो फंक्शंस थ्रू 6 मेजर सेंटर्स, तो इसरो इसरो के 6 प्रमुख केंद्र हैं, एंड सेवरल अदर यूनिट्स, बाकी की और भी यूनिट्स हैं, एजेंसीज हैं, फैसिलिटीज हैं, लेबोरेटरीज हैं, स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। जहां एक इसरो जो इसरो थी, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, जहां इसरो जो एक छोटी सा ऑर्गेनाइजेशन था 1960, और उसके बाद अब देखिए ये कितना बड़ा जो है फैल गया है। इसके 6 मेजर सेंटर्स हैं, सेवरल यूनिट्स हैं, एजेंसीज हैं, फैसिलिटीज हैं, लेबोरेटरीज हैं, यानी मुख्य केंद्र हैं, कई अन्य इकाइयां, एजेंसीज, सुविधाएं, प्रयोगशालाएं हैं, है ना, जिनके माध्यम से इसरो जो है पूरे देश भर में कार्यरत करती है। अब एक एक पढ़ते हैं, एक एक चीज को। पहला आता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तिरुवनंतपुरम। इट डेवलप्स लॉन्च व्हीकल। तो जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है उसका कार्य क्या है? वह लॉन्च सेंट वाहनों को विकास करता है, यानी वो लॉन्च व्हीकल जो है, यानी रॉकेट्स बनाता है हमारा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। UR राव सैटेलाइट सेंटर, ये जो है ना हमारे जो इसरो के साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, जो जिन वैज्ञानिकों ने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया है, काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है इसरो को लेकर, उनके नाम के आधार पर, उनकी रिस्पेक्ट को लेकर इनका जो है नाम रखा गया। तो UR राव सैटेलाइट सेंटर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। फॉर्मली नोन एज इसरो सैटेलाइट सेंटर, इसका पुराना नाम क्या था? इसरो सैटेलाइट सेंटर। तो ये क्या करती है? ये सैटेलाइट्स को बनाती है। सैटेलाइट्स आर डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड एट आईसेक, यानी URCC में, URSC में सैटेलाइट बनाए जाते हैं। UR राव सैटेलाइट सेंटर में सैटेलाइट्स बनाए जाते हैं, इनका विकास किया जाता है। सतीश धवन स्पेस सेंटर, इसका नाम आपने बहुत सुना होगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर। यह हमारा कहाँ पर है? श्री हरिकोटा। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है? ये श्री हरिकोटा में है, और ये इंटीग्रेशन एंड लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स एंड लॉन्च व्हीकल आर कैरिड आउट फ्रॉम SDSC। तो जो लॉन्चिंग स्टेशन है ना इसरो का, जहाँ से रॉकेट छोड़े जाते हैं, उपग्रहों को रॉकेट में रख कर छोड़ दिया जाता है प्रक्षेपण के लिए, वो हमारा कौन सा है? वो हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो विक्रम साराभाई में क्या हुआ? लॉन्च व्हीकल बने। UN राव सैटेलाइट सेंटर में क्या हुआ? सैटेलाइट्स बनी, और इन दोनों को हमने सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ दिया गया। सतीश धवन भी जो थे ये हमारे इसरो के वैज्ञानिक थे। अब लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, ये सब याद रखना है आपको, ये इसके मेन यूनिट है जहाँ पर जो है इसरो का काम किया जाता है। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर एट तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु एंड महेंद्रगिरी। तो 3 जगह है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, तिरुवनंतपुरम में, बैंगलोर में, और महेंद्रगिरी में। डेवलपमेंट वर्क ऑन लिक्विड स्टेजेस इंक्लूडिंग क्रायोजेनिक स्टेज इज कैरिड आउट। तो यह द्वितीय चरण सहित क्रायोजेनिक चरण में विकास कार्य किया जाता है। तो जो लिक्विड प्रोपल्शन जो है ना सेंटर, ये जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं ना, जो रॉकेट के अंदर यूज होते हैं, तो उनके ऊपर जो है कार्यरत करता है, ये उनको विकास करता है, उनके डेवलपमेंट पे काम करता है। और ये लिक्विड प्रोपल्शन सेंटर कहाँ पर है? 3 जगह, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर और महेंद्रगिरी। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पर है? अहमदाबाद में। इसका काम क्या था? डेवलपमेंट ऑफ सेंसर्स फॉर कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स एंड एप्लीकेशन एस्पेक्ट्स ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। तो संचार और दूर संवेदन उपग्रहों के लिए सेंसरों का विकास करना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पहलू में, तो यानी कम्युनिकेशन के लिए, सेंसर्स के लिए, इन सब का जो है विकास करने का कार्यरत कौन करता है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद।
और वहीं जो हमारा रॉकेट जो है, रॉकेट का इंजन जो है यानी लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, वो कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, महेंद्रगिरी, जो कि क्रायोजेनिक स्टेज को लेकर कार्य करता है। राइट, तो ये 5 आपने पढ़ लिए। कौन सा? विक्रम साराभाई, यूएन जो है सैटेलाइट सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। छठा जो सेंटर है वो है हमारा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो है हैदराबाद में। ये भी हमारे इसरो के अंदर आता है। यह दूर संवेदन उपग्रहों से डेटा की प्राप्ति, प्रसंस्करण और वितरण का कार्य करता है। तो एनआरएससी यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के हैदराबाद में क्या करेगा? इट कैरीज आउट रिसेप्शन, यानी डेटा को रिसीव करेगा, प्रोसेस करेगा, और डिसमेंटेशन यानी उसका वितरण करेगा। ठीक है, कहाँ से? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से। इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, और जो इसरो के चेयरमैन होते हैं, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पहली बात तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, तो इसरो का मुख्यालय बैंगलोर, बेंगलुरु, बैंगलोर। Chairman of ISRO also serve as the Secretary of Department of Space and the Chairman of Space Commission। तो जो इसरो के अध्यक्ष जो होते हैं, उनका कार्य क्या होता है? का कार्य अंतरिक्ष के विभाग के सचिव यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी, और स्पेस कमीशन के जैसे क्या होते हैं? अध्यक्ष के रूप में भी होते हैं। तो इसरो के डायरेक्टर के साथ साथ, इसरो के चेयरमैन के साथ साथ वो सेक्रेटरी होंगे अंतरिक्ष आयोग के, अंतरिक्ष विभाग के यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के, और उसके साथ साथ चेयरमैन होंगे स्पेस कमीशन के। तो ये जो 6 मेजर सेंटर है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और इसको लेकर मैंने आपको अधिक जानकारी दे दी है। आगे बढ़े, लोकेशन ऑफ सैटेलाइट लॉन्चिंग। ठीक है, अब देखिए, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन आर जनरली लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट एज क्लोज एज पॉसिबल टू द इक्वेटर। इसके पीछे का रीजन है, उपग्रह प्रक्षेपण स्थल का स्थान उपग्रह प्रक्षेपण स्थलों के सामान्यतः पूर्वी तट, यानी जो ईस्ट कोस्ट होता है ना, जैसे हमारा ये, तो ये इधर की तरफ ज्यादा होंगे, तभी तो श्रीहरिकोटा हमने यहाँ आंध्र प्रदेश के पास रखा हुआ है ना। उसके बाद अब्दुल कलाम जो है, एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर भी लॉन्च स्टेशन है। तो ये ईस्ट कोस्ट की तरफ और इक्वेटर की तरफ होता है ज्यादातर, इसको हम जो है इक्वेटर की तरफ। ऐसे ही अगर आपने देखा होगा, अमेरिका का लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पर है, आपका होमवर्क है पता करना। ठीक है, वो देखना आपको इक्वेटर। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पर है, इसका भी आप पता लगा के आएंगे। When seen from the North Pole and Earth rotate anti-clockwise, जब आप नॉर्थ पोल से देखते हो तो जैसे ये क्लॉकवाइज हो गया है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। तो जब आप नॉर्थ पोल से देखते हो, तो जैसे अब मान लो ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो ये इस तरीके से अर्थ रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। अर्थात पश्चिम से पूरब, तो वेस्ट टू ईस्ट जो है रोटेट करती है अर्थ, है ना, इस तरीके से। क्योंकि हम सूर्योदय को पूर्व में और सूर्यास्त को पश्चिम में देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट जो है रोटेट कर रही है। द सरफेस वेलोसिटी ऑफ रोटेशन वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ऑन अर्थ। तो पृथ्वी की सतह की घूर्णन गति स्थल से स्थल, यानी जो हर एक अलग अलग जो स्थल होते हैं, जो स्थान होते हैं, तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो हर जगह अलग अलग होती है। इट इज हाइएस्ट नियर इक्वेटर, ग्रेजुअली रिड्यूस टुवर्ड्स द पोल वेयर इट इज प्रैक्टिकली जीरो। तो यह सबसे अधिक कहाँ पर होती है? ध्रुव, सबसे अधिक होती है भूमध्य रेखा पर, और धीरे धीरे ध्रुवों की ओर कम होती जाती है, और जो प्राय शून्य हो जाती है ध्रुवों पे लेकर। देखो, ये जो बात हो रही है यहाँ पर सरफेस वेलोसिटी की, ये क्यों हो रही है? क्योंकि जब अर्थ घूमती है, तो अर्थ एक जो है घूमती है, वेलोसिटी घूम रही है। तो अब क्या होगा, अगर आप रॉकेट को इस तरीके से छोड़ेंगे, अर्थ की वेलोसिटी की डायरेक्शन में छोड़ देंगे, तो क्या होता है, ईंधन की रिक्वायरमेंट कम होती है, थोड़ा सा जो फॉरवर्ड पुश है, जो उसको थोड़ा सा जो धक्का मिल जाता है, वो अर्थ के घूर्णन से भी मिल जाता है, घूर्णन की गति की वजह से भी मिल जाता है। आगे इसी बात को और समझते हैं। A satellite launched from the site near the equator toward the east direction will get initial boost equal to the velocity of the earth surface। तो मैं यही कह रहा हूँ, इसको हम थोड़ा सा ड्राइंग बना के समझा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे ये अर्थ हो गई और ये इक्वेटर हो गया,
ये इक्वेटर हो गया। अगर कोई रॉकेट यहाँ से छोड़ा जाता है, तो जब यहाँ से छोड़ा जाता है तो ये ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट है, तो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है अर्थ, इस तरीके से घूम रही है। तो यहाँ से आप छोड़ेंगे तो जो अर्थ की जो घूर्णन गति है वो रॉकेट को थोड़ा सा पुश करती है, यानी उसको धक्का देती है, उसको बूस्ट करती है। तो इस वजह से ये एक रीजन होता है, एक मेजर रीजन होता है। दिस इज एन एथलेटिक सर्कलिंग अराउंड नियर अ थ्रोइंग अ शॉट पुट। तो पैसे क्या होता है, जैसे अगर आपने शॉट पुट देखा होगा, जैसे कंधे पे रखकर जो फेंकते हैं, तो क्या करता है एथलीट, क्या करता है चक्कर काटता है, पहले ऐसे गोल गोल घूमेगा फिर उसके बाद देगा। तो जो रोटेशन करके जो उसके अंदर वेलोसिटी आई है वो बॉल में पुश कर देता है, जिससे जो बॉल है वो थोड़ा और दूर जाता है। तो एक उपग्रह जो भूमध्य रेखा के निकट स्थित स्थलों से पूर्वी दिशा में प्रक्षेपित होता है, वह पृथ्वी की सतह की गति के बराबर प्रारंभिक बढ़ोतरी प्राप्त करेगा। जैसे कि एक खिलाड़ी द्वार गोला को फेंकने के लिए बार बार घूमने के क्या करेगा, जब बार बार घूमेगा तो उससे बॉल बॉल में भी उसकी जो वेलोसिटी आ जाएगी और वो बॉल को एक दूरी तक फेंक पाएगा। However, satellite meant for polar orbits are generally launched in southward or northward direction and therefore cannot take advantage of Earth rotation. अब हालांकि जो ध्रुवीय कक्षों के लिए उपग्रह बनाए जाते हैं वो सामान्यतः दक्षिण वर्त और उत्तर वर्त जो है दिशा में प्रक्षेपित होते हैं। तो यानी वो साउथ डायरेक्शन में या जो है नॉर्थ डायरेक्शन में भेजे जाएंगे, तभी तो उनको पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट कहते हैं। तो उसकी वजह से जो है इनको जो है इस जो अर्थ का रोटेशन है, घूर्णन का लाभ नहीं मिल पाता। क्योंकि अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कोई सैटेलाइट को यहाँ पहुंचाना है, तो यहाँ पहुंचाने के लिए अर्थ के घूर्णन का सहायता लेके वो ऐसे चली जाएगी। लेकिन किसी सैटेलाइट को मुझे यहाँ पहुंचाना है, तो क्या मैं उसको घूर्णन गति वो तो मैं इस तरीके से दूंगा ना, उसको इधर पहुंचाऊंगा, इस तरीके से घुमाऊंगा, तो वो थोड़ा सा इसको काटता हुआ आएगा अपने इंजन या ईंधन के बल से। तो वो जो ध्रुवी कक्षों के लिए उपग्रह हम भेजते हैं उनको इस बात का लाभ नहीं मिल पाता। आगे, moreover, as the acceleration due to gravity is inversely proportional to the square of the radius, the gravitational force है force of attraction for a satellite minimum near the इक्वेटर। अब क्या होता है कि इसके अलावा जो गुरुत्वाकर्षण का त्वरण है, ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टू ड्यू टू ग्रेविटी है, जैसे आपने जी जो होता है वो 1/r² होता है। यानी जितना ज़्यादा रेडियस उतनी ज़्यादा जी की वैल्यू उतनी कम। जैसे आपने देखा होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस गति से ये जो है नीचे को जो है कि चीज़ों को खींचता है। तो अब रेडियस इक्वेटर पे क्या है, रेडियस बड़ा हो गया, तो रेडियस बड़ा होने की वजह से जी की वैल्यू कम हो जाती है, पोल पे जी की वैल्यू बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर आप अपना वजन जो है नॉर्थ या साउथ पोल पे नापिए, फिर उसके बाद अपना वजन जो है इक्वेटर पे नापिए, दोनों में फर्क आएगा। क्योंकि वहां पर जी की जो वैल्यू है, जी की जो संख्या है वह थोड़ी कम ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसीलिए आर जो है बड़ा हो जाता है। रेडियस देखो, अर्थ तो आपको पता है इस तरीके से बनी है, यहाँ से थोड़ी सी बल्ज है ना, थोड़ा इक्वेटर जो है थोड़ा सा मोटा है, तो बल्ज होने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर मोटा होने की वजह से यहाँ पर आर की जी की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि आर की वैल्यू बढ़ जाती है। यहाँ पर आर की वैल्यू ज्यादा, यहाँ पर आर की वैल्यू कम हो गई तो जी की वैल्यू अधिक हो जाएगी। तो ये एक और रीजन होता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह थोड़ा कम होता है इक्वेटर के पास, तो जिसकी वजह से जो ईंधन की खपत है वो कम लगेगी, क्योंकि वह और धीरे काम करेगा अगर हम ध्रुव की तुलना करें तो। राइट, तो इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण का त्वरण त्रिज्या का वर्ग का उल्टा अनुपाती होती है, इसीलिए उपग्रह के लिए गुरुत्वाकर्षण बल की आकर्षण शक्ति भूमध्य रेखा के पास न्यूनतम होती है, सबसे कम होती है। एडिशनली आगे बात करें, अक्रॉस ऑल कॉन्टिनेंट्स द ईस्टवर्ड साइड फ्रॉम ईस्ट कोस्ट हैज वाटर बॉडीज while the eastward side of the west coast has land mass। अब क्या है कि सभी महाद्वीपों में जो पूर्वी तट है, पूर्वी और जल निकाय होता है। जैसे आपने देखा होगा, इंडिया देखा होगा इधर, आप अफ्रीका का देख लो इधर हो गया, अमेरिका देख लो, तो सबके यहाँ जो है क्या होता है, लैंडमास होता है। ठीक है, और वहीं हम बात करें, इनका कहने का मतलब भी यही है कि सभी महाद्वीपों में पूर्वी तट से पूर्वी और जल
निकाय होता है, यानी क्या होता है, वाटर बॉडीज होती हैं। जबकि पश्चिमी तट से पूर्वी ओर यानी वेस्ट, देखो एक मिनट अभी आपको मैं बताता हूँ। अर्थ हो गया, है ना, जैसे ये इंडिया हो गया, इंडिया के वेस्ट से ईस्ट की तरफ आप आओ तो क्या होगा, लैंड मास होगा। इंडिया का ईस्ट है और ये मान लो किसी और देश का वेस्ट होगा, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओगे तो जल होगा। अब देखो अफ्रीका को, अफ्रीका के वेस्ट से ईस्ट की तरफ आओ तो क्या होगा, पश्चिम से पूरब की तरफ आ रही हो तो क्या होगी, भूमि होगी। वहीं अब अफ्रीका के जो है आप बात करो, क्योंकि हमारी अर्थ इधर ही तो घूम रही है, तो हम लॉन्च इधर करेंगे तो वो इधर ही आएगी। हम उसके विपरीत दिशा में तो कर नहीं सकते, अर्थ की घूर्णन गति की विपरीत दिशा में तो हमें लॉन्च करना नहीं है, उसी की दिशा में करना है। तो अगर आप अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट से भेजोगे तो यहाँ पर जल है ना, इंडियन ओशियन आ जाता है। वहीं अमेरिका आ जाए, अमेरिका और अफ्रीका के बीच में अटलांटिक ओशियन है, तो अगर वेस्ट से भेजोगे तो बीच में अमेरिका है, पूरा अमेरिका महाद्वीप है। और उसके बाद अगर ईस्ट से देखोगे तो अटलांटिक ओशियन है, अफ्रीका के वेस्ट और अमेरिका के ईस्ट के बीच में अटलांटिक ओशियन है। तो यही बोला गया है, अगर कोई फेलियर हो जाता है तो वो जो रॉकेट है वो जाके समुद्र में गिरेगा, ना कि भूमि पर। भूमि पर अगर मान लो भूमि पर गिरा तो क्या हो सकता है, जो मानव हैं उनके जीवन को खतरा हो सकता है, किसी के घर पे आके गिर सकता है, कहीं स्कूल पे गिर सकता है, हॉस्पिटल में गिर सकता है। तो इन सब बातों को भी ध्यान में रखा गया एक लॉन्चिंग जो स्टेशन है उसको बनाने के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पूर्वी तट से पूर्वी ओर जल निकाय होता है, जबकि पश्चिमी तट से पूर्वी ओर स्थल द्रव्य होता है। द ईस्ट कोस्ट इज सेलेक्टेड सो दैट इन केस ऑफ फेलियर of the launch the debris does not fall on built of hinterland। यानी पूर्वी तट को चयन इसलिए किया जाता है ताकि परीक्षण के विफलता के मलबे में मलबा निर्मित हिंटरलैंड पर ना गिरे। The station are generally in proximity to the equator because the radius of Earth is more at the equator than at the poles। तो स्थल सामान्यता क्यों बनाया जाता है, क्योंकि वहां पर जो रेडियस है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब कुछ तीन चार चीजें हैं, इनको बात करके फिर आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करेंगे, बाकी की चीजें हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे सीखेंगे। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो हरिकोटा में है इज अ रॉकेट लॉन्च सेंटर ऑपरेशन बाय इसरो। इट इज लोकेटेड इन श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र या श्री हरिकोटा रेंज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित एक रॉकेट परीक्षण केंद्र है। यह आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में स्थित है। तो याद रखना सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है, हरिकोटा में, आंध्र प्रदेश में, श्री हरिकोटा में। The first development flight of GSLV Mark III successfully placed GSAT-19 satellite to geosynchronous transfer orbit on June 5, 2017। तो GSLV Mark III की पहली विकासात्मक उड़ान GSAT-19 है ना, जो सैटेलाइट उपग्रह था, उसको जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 5 जून 2017 को सफलतापूर्वक स्थानित किया। GSLV मार्क 3 M1 सक्सेसफुली इंजेक्टेड चंद्रयान 2। तो चंद्रयान 2 को कौन लेकर गया था, GSLV मार्क 3 M1 जो रॉकेट है वो लेकर गया था चंद्रयान 2 को। इंडिया सेकेंड लूनर मिशन इनटू अर्थ पार्किंग ऑर्बिट ऑन जुलाई 22 इन 2019 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा। तो GSLV मार्क 3 जो आपका लॉन्चिंग वो था, व्हीकल था, वो M1 सतीश धवन श्री हरिंद्र कोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया श्रीहरिकोटा से 22 जून 2019 को भारत के दूसरे चंद्रयान मिशन चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पार्किंग कक्ष में स्थानित किया गया। अब वहां से क्या हुआ, हमने ग्रेविटेशनल जो होता है उसकी मदद से जो है उसको भेजा, है ना, ग्रेविटेशनल पुल बोलते हैं, उसकी मदद से हमने जो है अर्थ से चंद्रयान को जो है वहां तक भेजा। तो हैवियर सैटेलाइट GSAT-2 weighing 5,854 kilogram was launched by European commercial launch provider Ariane Space in March 2009 from Kourou Space Center, फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना में जो है ना यूरोपियन जो स्पेस एजेंसी है ESA, उसका जो है लॉन्चिंग स्टेशन है। GSAT-2 is an advanced communication satellite. It is the largest and heaviest satellite built by ISRO.
It will fulfill most needs of providing broadband connectivity to rural and inaccessible gram panchayats under the BharatNet project. तो भारत के सबसे भारी उपग्रह जीसैट 2 जिसका वजन 5,854 किलोग्राम था, मार्च 2019 में यूरोपीय जो कमर्शियल लॉन्च जो है वाणिज्य परीक्षण प्रायदता यूरोपियन स्पेस द्वारा कोरू जो है आपका कोरू अंतरिक्ष केंद्र फ्रेंच गुयाना में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। जीसैट 2 को क्या था, ये हमारा उन्नत संचार उपग्रह था जो इसरो द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा और सबसे भारी उपग्रह है। और भारत नेट परियोजना जो थी उसके तहत ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने की अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तो यहाँ पर इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन को हम अगले लेक्चर में जो है बात करते हैं। तो लगभग हमने काफ़ी अच्छी बातें, हमें काफ़ी अच्छे फैक्ट्स पता चले इंडियन स्पेस प्रोग्राम को लेकर, लोकेशन ऑफ सैटेलाइट लॉन्चिंग को लेकर, ईस्ट डायरेक्शन से ही क्यों करते हैं, ईस्ट कोस्ट पे ही क्यों करते हैं, कौन से रॉकेट यूज़ करे गए, PSLV GSLV, उसके बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके यूनिट और बॉडीज़ के बारे में और उसका हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव, ये सारी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त हुई। तो ये जो सारे फैक्ट्स हैं इनको कृपया करके आप अपनी कॉपी में नोट करिए, लिखिए, तो ताकि जब आपके परीक्षा में ये पूछे जाएं तो आपको ये जो सारे फैक्ट्स हैं इनके बारे में जानकारी हो, क्योंकि परीक्षा में कहानियों के साथ साथ आपको फैक्ट्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको मार्क करना है। बाकी इंडियन स्पेस जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये थोड़ा सा जो टॉपिक है ये करंट चीज़ों से भी जुड़ा रहता है। तो करंट में जो भी बातें होंगी वो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास में भी आपको बताई जाएंगी, और मैं भी जो है आपको जो करंट की जानकारी है उनको प्रदान करूंगा, जिससे आपको इन सब के बारे में जो है जानकारी प्राप्त होती रहे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी की जो बातें होंगी हम अपनी अगली क्लास में करते हैं। तो आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास को अटेंड करने के लिए, काफ़ी सफलता मतलब ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। तो सारी चीज़ों को आपको याद रखना है, समझते हुए चलना है। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपको असुविधा होती है, आप हमें बताइए, हर एक समस्या का आपका जो है हम निवारण करेंगे, हर एक सवाल का जो है आपका जवाब देंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास को अटेंड करने के लिए। आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। धन्यवाद, शुक्रिया।